हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू के स्पीसीएस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग वापस से बात करने वाले करंट अफेयर्स के उस महत्वपूर्ण सेशन की जिसमें आज आप लोगों को अपॉइंटमेंट से लेकर के जितने भी महत्वपूर्ण हमारे अवार्ड्स हैं, जितने भी महत्वपूर्ण डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। स्पोर्ट्स के भी आज क्वेश्चन है और हमारे सामने जो है वो इन्वायरमेंट को लेकर भी क्वेश्चन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, पूरा सेशन बहुत ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले तो पढ़ाई वह पड़ाव है जो आपको ऊंचाइयों तक लेकर के जाता है और आपको अच्छा नहीं लगता है ना? तो ऊंचाइयों तक जाना है तो पढ़ाई मत छोड़िए, लगातार लगे रहिए। आज है हमारा 6 अप्रैल और 6 अप्रैल को होता है इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। तो आज हमारा स्पोर्ट्स के ऊपर डे को हमारा बोल सकते हैं सेलिब्रेट किया जाता है। और आज हमारे हनुमान जन्मोत्सव भी है, हनुमान जी का जन्मदिन भी है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमें अपने आप को अपडेट रखना। करंट अफेयर्स हमारे जितने भी एग्जाम होते हैं वहां पे पूछे आते हैं। तो कौन कौन से वो हमारे इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज हैं जो कल हमारे बोल सकते हैं कि करंट अफेयर्स का केंद्र रही थी। पहले तो ब्रेकिंग न्यूज देखते हैं और फिर उस पर आधारित सारी चीजों को हम यहाँ पर समराइज करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने जो न्यूज है वो है एक वॉर एक्सरसाइज है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले हमारा सिलेनेक्स मतलब श्रीलंका और इंडिया के बीच में ये एक्सरसाइज होती है। ये हमारे 10वां संस्करण कहां पर, कोलंबो में शुरू हुआ। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक्सरसाइज सिलेनेक्स 2023 का 10वां संस्करण शुरू हुआ है ना। ये हमारी एक नेवी एक्सरसाइज होती है। अब इसमें कौन कौन से हमारे शिप ने पार्टिसिपेट किया था, बाकी डिटेल हम लोग यहाँ पर देखेंगे अभी। अगला हमारे सामने क्या आता है, अगला क्वेश्चन है आरबीआई ने अपने नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को यहां पर अपॉइंट किया है। आरबीआई अपॉइंटेड द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नीरज निगम। नीरज निगम को यहां पर अपने नए कार्यकारी निदेशक को के रूप में नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा, नाम याद कर लेते। नया अपॉइंटमेंट है, रिजर्व बैंक के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नीरज निगम बनाया गया। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी भाषा के ऊपर बैन लगा दिया है। देखिए हमारे यहाँ पर अंग्रेजी बोलना बड़ा जरूरी समझा जाता है। अंग्रेजी नहीं आता, अरे तुम तो बेकार हो, जॉब नहीं मिलती। लेकिन इटली ने यहाँ पर चैट जीटीपी को सबसे पहले रोका, बैन किया और उसके बाद से अंग्रेजी भाषा के ऊपर बैन लगा दिया है इटली ने। तो बहुत इंपॉर्टेंट बनाई है, अब योजना बनाई है, फाइन लगाया जाएगा और बहुत हैवी फाइन लगाया जाएगा जो अंग्रेजी बोलेगा। तो ये हमारे जॉर्जिया मेलोनी है ना, जॉर्जिया मेलोनी ये हमारे इटली की पहली महिला प्रेसिडेंट थी और ये काफी खतरनाक डिसीजन ले रही है। चैट जीपीटी के ऊपर रोक लगाया और अब अंग्रेजी भाषा के ऊपर रोक लगाई जा रही है। अगला क्वेश्चन है हमारे एमएफ हाइड्रा। एमएफ हाइड्रा ये पहली हमारे किससे चलने वाली, हाइड्रोजन से चलने वाली नौका बन गई है। एमएफ हाइड्रा जो है ये पहली हाइड्रोजन से चलने वाली नौका बन गई है। इसको नॉर्वे की कंपनी नॉरलैंड ने बनाया था। नॉर्वे की कंपनी है नॉरलैंड, इसने इस वोट को बनाया है और ये पहली हाइड्रोजन से चलने वाली वोट बन गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत अब मलेशिया के साथ रुपए में व्यापार कर सकता है ना। इंडिया और मलेशिया जो है अब रुपए में व्यापार करेंगे। डॉलर की इतनी डिमांड बढ़ती चली जा रही थी, डॉलर की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, आसमान छू रही हैं। तो इसीलिए अब इंडिया अपने देशों के जो उसके मित्र देश हैं उनके साथ अपने करेंसी में व्यापार करने की योजना बना रहा है। तो मलेशिया को यहाँ पर एस जयशंकर मलेशिया के काउंटर पार्ट के साथ ये बात कर रहे हैं कि रुपए में व्यापार करेंगे। यहाँ पर इंडिया और चाइना का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों के नाम बदलेगा चाइना। तो मैकमोहन बाउंड्री के लगे हुए जो 11 स्थान है उनके नाम बदलने की घोषणा कर रही है चाइना। ठीक है, तो बात करेंगे इसके ऊपर भी डिटेल में। यहां पर हमारे स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है रूसी सुपरस्टार डेनियल मेदवेदेव ने यहां पर पहली बार मियामी ओपन को जीता है। 2023 का मियामी ओपन किसने जीता है? तो रसिया के खिलाड़ी है ना, रूसी खिलाड़ी है डेनियल मेदवेदेव। इन्होंने इस खिताब को जीत करके बहुत शानदार तरीके से वापसी की है और पिछले बार एग्जाम में पूछा भी गया था मियामी ओपन किसने जीता था और इस बार हमारे भी पूछा जा सकता है, याद रखिए नाम। अगला क्वेश्चन हमारे एक और अपॉइंटमेंट से वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह को नौसेना के नए उप प्रमुख के तौर पर चुना गया है। ये जसजीत सिंह है जो कि हमारे नौसेना के हमारे उप प्रमुख के तौर पर चुने गए हैं, एडमिरल वाइस। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर खो खो से है। तो खो खो का इस बार दोनों पुरुष और महिलाओं दोनों का खिताब जो है वो इंडिया ने जीता है।
लेकिन अब बात आती है भैया, ये खो खो प्रतियोगिता तुम लोगों ने देखी भी होगी, है ना, बैठती एक टीम भागती है। तो ये खो खो प्रतियोगिता हुई कहां पर है? तो ये खो खो की प्रतियोगिता तो है, ये हमारी हुई है तुमुलपुर में। यह बोडोलैंड के टेरिटरी में पड़ता है ना, नॉर्थ सेंट्रल आसाम के बक्सा डिस्ट्रिक्ट में। नॉर्थ सेंट्रल आसाम के बक्सा डिस्ट्रिक्ट में ये आपको दिखाई देगा। खो खो चैंपियन भारत बना है। हुआ कहां पे है? तो आसाम के तमुलपुर डिस्ट्रिक्ट में। तमुलपुर के हमारा जो बोडोलैंड वाला टेरिटरी है वहां पर ये हुआ है, और इंडिया के दोनों टाइटल जीत लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। यहाँ पर हमारे कई सारे जो प्रोडक्ट है उनको जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला है, 33 प्रोडक्ट को। यहाँ पर जम्मू कश्मीर के हमारे जो बसहोली पेंटिंग है, जम्मू कश्मीर की जो बसहोली पेंटिंग है, इसको भी जियोग्राफिकल इंडिकेशन का खिताब मिला हुआ है। याद रखेंगे, आगे और डिटेल में बात करने वाले। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। यहाँ पर हमारे अमेरिका के साथ हमने और अपने रक्षा हथियारों के सौदे किए हुए हैं। मार्क 54, मार्क 54 ये एंटी सबमरीन टारपीडो है। एंटी सबमरीन टारपीडो है जो अमेरिका ने बनाई थी। अब इंडिया इसको खरीदने के लिए अमेरिका के साथ टाई अप कर रहा है। तो ये हमारे मार्क 54 है। ये टारपीडो है जो कि हमारे एंटी सबमरीन, किसी भी हमारे पनडुब्बी को मार गिराने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ये पनडुब्बी के पीछे पीछे उसकी गर्मी के साथ चलेगी। टारपीडो का मतलब होता है अपने लक्ष्य को भेद के ही आएगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हमारे यहाँ पर एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है नोवोडो डेल रुइज। नोवोडो डेल रुइज जो कोलंबिया में है, और यहाँ पे आसपास भूकंप में आने की वजह से इसमें जो है वो गतिविधि शुरू हो गई है। आप देख पा रहे होंगे इसमें इरेक्शन शुरू हो चुका है। तो इस हमारे ज्वालामुखी का नाम है नोवाडो डेल रुइज। नोवाडो डेल रुइज जो है ये ज्वालामुखी हमारे कहाँ पर? आपको कोलंबिया में देखने को मिलेगा, जिसमें भूकंप के बाद काफी तेजी से परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रोल बॉन्ड अब स्टेट बैंक की सभी शाखाओं पे मिलेंगे। 15 दिन के लिए ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड हमारे जारी किए जाते हैं, जिसमें कोई भी इंसान इन बॉन्ड के जरिए पॉलिटिकल पार्टीज को फंड कर सकता है, पैसा दे सकता है। तो ये हमारे 2018 में शुरू किए गए थे। अब ये स्टेट बैंक ने यहाँ पे घोषणा की कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड ये हमारे किसी भी शाखा पर मिलेंगे, और डिटेल में बात करेंगे। अगला क्वेश्चन इंडोनेशिया बैडमिंटन से है। इंडोनेशिया की खिलाड़ी जिनका नाम है ग्रेगोरिया मारिस्का तुंजुंग, इन्होंने यहाँ पर मैड्रिड स्पेन मास्टर का टाइटल जीत लिया है। मैड्रिड स्पेन मास्टर्स का टाइटल किसने जीता है? तो ग्रेगोरिया मारिस्का तुंजुन ने यह टाइटल जीता हुआ है। ये महिला एकल वर्ग की खिलाड़ी है। यहाँ पे फाइनल में इन्होंने ये जीता हुआ है, इंडोनेशिया की हमारे मारिस्का तुंजुन। अगला क्वेश्चन, भारत और रोमानिया के बीच में पहला रक्षा समझौता साइन हो रहा है। भारत और रोमानिया, एक ये हमारा यूरोपियन कंट्री है जिसके डिफेंस मिनिस्टर हमारे देश में आए हुए हैं, और इनके साथ इंडिया जो है वो अपना पहला डिफेंस कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट साइन कर रहा है। दोस्तों पूरे वर्ल्ड की सबसे गहरी पानी की मछली जो है वो यहाँ पर देखी गई है। तो जापान के जो प्रशांत महासागर है वहां पर हमने एक फोटोग्राफर ने लगभग 8336 मीटर नीचे एक मछली को देखा जिसको स्नेल फिश बोला जा रहा है। स्नेल फिश, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे, पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड की सबसे गहरी पानी की मछली है। 8336 मीटर की गहराई पर यह तैर रही है, और ये हमारे जापान के एक वैज्ञानिक ने फोटो खींची है। प्रशांत महासागर में ये मछली का जो है हमारा देखा गया। चलिए, तो ये तो थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आप लोगों ने यहाँ पर एक एक करके देखे। अब हम इनको विश्लेषण करके अच्छे से इनके ऊपर स्टैटिक पॉइंट में बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इजू ओगासावारा के गर्त में पूरे संसार की सबसे गहरी मछली को देखा गया है। ओगासावारा जो गर्त है ये कहां पर है? आर्कटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडोनेशियन ओशियन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, जरा जवाब देते चले। सभी लोगों को जवाब देना है, क्या होना चाहिए सही उत्तर। तो दोस्तों अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारे पूरे वर्ल्ड की सबसे गहरी पानी की मछली, आप यहाँ पर देख भी पाएंगे। ये देखिए सबसे गहरी पानी की मछली जो है वो यहाँ पर देखी गई है, जो कि हमारे प्रशांत महासागर में देखने को मिलेगी। 8336 मीटर की गहराई पर ये मछली देखी गई है, और ये हमारे ओगावासारा ट्रेंच में, जो कि जापान में दिखाई देगा, ये मछली को देखा गया है। ये हमारे स्नेल फिश के नाम से जानी जाती है। ये हमारे प्रशांत महासागर में देखने को मिलेगी, याद रखिएगा। तो ये हमारा जो मछली है बेसिकली हमारे, ये देखिए ओगावासारा जो प्लेट्यू है वो यहाँ पे है, पैसिफिक ओशियन और हमारा जो फिलीपींस सी प्लेट है उसके बीच में ये हमारा ओगावासारा देखने को मिलेगा, जो कि हमारे जापान से कुछ दूरी पर है।
है ना, जापान से कुछ दूरी पे है। तो जापान के साइंटिस्ट यहाँ पर गए और उसके बाद से जब ये नीचे उतरे तो इन्होंने 8,336 मीटर की ऊंचाई गहराई पर जो है जा करके ये देखा इन्होंने कि यहाँ पर हमारी एक ऐसी मछली है जो बहुत नीचे रहती है, स्नेल फिश के नाम से इसको जानते हैं। दोस्तों ये जो हमारी ये पैसिफिक ओशियन की प्लेट है, यहाँ पर बहुत सारे नीचे ज्वालामुखी भी दबे हुए हैं और उनमें हलचल आती रहती है, तो सुनामी भूकंप आते हैं। और इस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं क्या, आप लोग सभी लोग जानते हो, रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर के नाम से हम लोग जानते हैं। ये भी हमारे पैसिफिक ओशियन मतलब उत्तरी पैसिफिक ओशियन में आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। नोवाडो डेल रुइस ज्वालामुखी इनमें से किस देश में स्थित है जिसमें हाल में ही हमने हलचल देखी है? कोलंबिया, तंजानिया, स्विट्जरलैंड या न्यूजीलैंड, कहां पर ये हमारा ज्वालामुखी आपको देखने को दिखाई देगा? तो अगर आप यहां पर देखेंगे, हाल में ही नोवाडो डेल रुइस ज्वालामुखी में हलचल देखने को मिली। यह हमारे कोलंबिया का ज्वालामुखी, कहां का? कोलंबिया का ये हमारा ज्वालामुखी है। तो कोलंबिया के ज्वालामुखी में हाल में ही आए भूकंप के बाद सेस्मिक जो हमारी एक्टिविटीज आई, जिसकी वजह से हमारे नोवाडो डेल रुइस ज्वालामुखी में हमारे इरेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये ज्वालामुखी हमारे पैसिफिक ओशियन के रिंग ऑफ फायर रीजन में भी पड़ता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हलचल देखने को मिल रही है। तो हमारा जो कोलंबिया है ये हमारा एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, साउथ अमेरिकन कंट्री है ना। यहाँ पर आपको दिखाई देगा, इसकी कैपिटल जो है वो बगोटा है, बगोटा इसकी कैपिटल है, बगोटा इसकी कैपिटल। और यहीं पर आपको ये हमारा नोवाडो डेल रुइस जो ज्वालामुखी है वो आपको दिखाई देगा। ठीक है, कोलंबिया में। अभी आपने हाल में देखा था कि कोलंबिया ने अपने देश में महिलाओं को बहुत सालों के बाद आर्मी में भर्ती करने का जो है वो आदेश जारी किया, और जिसके बाद से 1200 से भी ज्यादा महिलाएं जो है वो आर्मी में हमारे सेलेक्ट होती हुई दिखाई दी। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो ये जो हमारा एरिया जो नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ रहा है, ये पनामा के नाम से जाना जाता है। और अभी हाल में ही ग्लोबल सोलर एलियंस में, ग्लोबल सोलर एलियंस में जो इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव है, उसमें पनामा कंट्री को जोड़ा गया है। तो आपसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तीसरा क्वेश्चन, हमारे यहाँ पर गुयाना पड़ता है, ये साउथ अमेरिकन कंट्री गुयाना है, जिसको हमने 9 जनवरी को जो एनआरआई डे पड़ता है, एनआरआई डे कब पड़ता है? 9 जनवरी को पड़ता है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट साहब थे जिनका नाम था हमारे मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इरफान को हमारे चीफ गेस्ट की तरीके बुलाया गया था, जो कि गुयाना के प्रेसिडेंट है। कहाँ के? गुयाना के ये प्रेसिडेंट है, जिनको हमारे एनआरआई डे के दिन 9 जनवरी के दिन जो है वो इंडिया में आमंत्रित किया गया था। तो याद रखिएगा, यहाँ पर ये सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बस होली पेंटिंग जो अपने लघु कला शैली के लिए लोकप्रिय है को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, यह जम्मू कश्मीर के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हमारी जो बस होली पेंटिंग है जिसको लघु कला शैली के लिए हमारे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिला हुआ है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? कठुआ है, बारामूला है, बड़गांव है या डींडा है, डोडा जिसको बोलते हैं। तो हाल में ही बस होली पेंटिंग जो लघु कला शैली के लिए लोकप्रिय हुआ है, ये हमारे कहां पर दिखाई देगा? ये हमारे जम्मू कश्मीर में दिखाई देगा। तो बस होली रीजन के जम्मू कश्मीर में ये हमको दिखाई देगा। ये पेंटिंग अभी आपने देखा था कि ये हमारे एविकेटिव कलर और बोल्ड लाइंस के लिए फेमस है ना। ये हमारे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इसको मिला है, बस होली पेंटिंग। तो देखिए अभी हाल में ही हमारे जो 31 मार्च है, इसमें 31 प्रोडक्ट, 31 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का तमगा दिया गया है एक सिंगल डे में, जिसमें से 10 जो है वो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। अब पूरे इंडिया में ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस की जो संख्या है वो 441 हो चुकी है। 441 इंडियन ऐसे प्रोडक्ट है जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन घोषित किए गए, और उनमें से 34 प्रोडक्ट जो है वो फॉरेन से इस्तेमाल होने वाले 34 प्रोडक्ट भी सम्मिलित किए गए। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन अलग अलग जगहों पर वहां के जो विशेष प्रोडक्ट होते हैं, जो वहां की विशेषता बताते हैं, उनको हम यहाँ पर देख पाएंगे, है ना। जैसे कि आप देखेंगे बनारस के पान के साथ 4 जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है वो बनारस के बन गए। तो बनारस के पान के साथ 4 हमारे बनारस के ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बन गए, और टोटल 45 यूपी के प्रोडक्ट हो चुके हैं हमारे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहला प्रोडक्ट कौन सा था? तो 2004 में जो सबसे पहला जीआई टैग वाला प्रोडक्ट था वो था हमारे दार्जिलिंग की चाय। दार्जिलिंग की जो चाय है ये सबसे पहला प्रोडक्ट था, और उसके बाद से अब 441 प्लस 34 फॉरेन प्रोडक्ट हमारे बन चुके हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। इसी में एक बसोली की पेंटिंग है जो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। चलिए आगे चलते, अगला हमारे सामने क्वेश्चन है, सिलिनेक्स नाम की एक्सरसाइज भारत और किस देश के बीच में की जाती है? सिंगापुर है, श्रीलंका है, जापान है या अमेरिका है? सिलिनेक्स एक्सरसाइज भारत और किस देश के बीच में की जाती है?
तो श्रीलंका और इंडिया के बीच में, श्रीलंका और इंडिया के बीच में की जाने वाली जो एक्सरसाइज है इसको हम लोग किस नाम जानते हैं, सिलिनेक्स के रूप में जानते हैं, सिलिनेक्स। अब ये जो एक्सरसाइज है सबसे पहले तो आपको याद रखना है इसका ये 10वां संस्करण हो रहा है, और ये कहां पर हो रहा है, ये हमारा कोलंबो में हो रहा है, हमारे श्रीलंका का बड़ा शहर है कोलंबो में ये हमारा हो रहा है। अब इंडिया के इसमें कौन कौन से शिप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आईएनएस किल्टन, आईएनएस किल्टन जो कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, उसके बाद से आईएनएस सावित्री जो कि ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, ये हमारे 2 पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जबकि श्रीलंका के देखेंगे तो गजाबाहु और उसके बाद से सागरा, है ना, सागरा, तो ये 2 हमारे श्रीलंका के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आपसे पूछेगा भाई सिलिनेक्स किसके बीच की एक्सरसाइज है, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच की एक्सरसाइज है। इसका 10वां संस्करण कहां पर हो रहा है, तो कोलंबो में हो रहा है। इंडिया के कौन से शिप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इंडिया के हमारे आईएनएस किल्टन और सावित्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और गजाबाहु और सागरा ये हमारे श्रीलंका के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब आप श्रीलंका के बारे में तो जानते होंगे, श्रीलंका जो है यहाँ की कैपिटल कोलंबो नहीं रही है, तो श्रीलंका की कैपिटल क्या है, तो श्रीलंका की कैपिटल आपको याद रखना है जयवर्धनपुर कोट्टे, जयवर्धनपुर कोट्टे जो है वो हमारे श्रीलंका की कैपिटल रही है। आपको ये भी याद रखना है श्रीलंका के जो पीएम साहब है वो कौन है, तो आपको याद रखना है हमारे यहाँ पर जो गुनावर्धने, हमारे दिनेश गुनावर्धने जो है ये हमारे पीएम साहब रहे हैं, दिनेश गुनावर्धने, ठीक है, ये हमारे पीएम साहब हैं। और उसके बाद से अगर हम लोग यहाँ पर प्रेसिडेंट साहब की बात करते हैं, भाई श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है, तो श्रीलंका के प्रेसिडेंट हमारे हैं रानिल विक्रमसिंघे, रानिल विक्रमसिंघे जो है ये हमारे श्रीलंका के प्रेसिडेंट रहे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, एग्जाम में प्रश्न पूछेगा। अगला क्वेश्चन है कामाजार पोर्ट जो है ये हमारे कौन से राज्य में, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु, गुजरात। तो यहाँ पर हमारे कंटेनर पोर्ट्स के तौर पर इसके यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है, इसके और बड़ा किया जा रहा है। तो कामाजार पोर्ट कहाँ पे है, तो इसको पहले हम लोग एन्नोर पोर्ट के नाम से जानते थे, एन्नोर पोर्ट को ही हम लोग कामाजार पोर्ट बोलते हैं, और ये तमिलनाडु का पोर्ट है, तो यहाँ पर तमिलनाडु का है, ठीक है। ये आपको कामाजार पोर्ट दिखाई देगा, तमिलनाडु का पोर्ट। अब ये न्यूज में क्यों बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो ह्यूज कंटेनर वेसल है उसका एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है जिसका नाम है कैपिटल डिग्रेडिंग फेज हमारा 6, है ना। तो कैपिटल डिग्रेडिंग फेज 6 के तहत जो कामाजार पोर्ट है उसको और बड़ा किया जा रहा है, 18 मीटर का और बड़ा किया जा रहा है, इसलिए ये चर्चा का केंद्र बना हुआ है। जिसको पहले हम लोग एन्नोर पोर्ट के नाम से जानते थे, ये तमिलनाडु में स्थित है, चेन्नई तमिलनाडु में आपको ये दिखाई देगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। सरकार ने हाल में स्टेट बैंक के सभी हमारे अधिकृत शाखाओं में 10 दिवसीय एक विंडो लॉन्च की है जिसका नाम इलेक्ट्रोल बॉन्ड की बिक्री की जाएगी। इलेक्ट्रोल बॉन्ड होता क्या है, इसकी शुरुआत कब की गई थी, ये सारी चीजें यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हमारे 2018 में लॉन्च किए गए जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड है उसको 10 दिन तक बेचने की शुरुआत की है, जो 10,000 से लेकर के हमारे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लगभग हमारे 10 लाख रुपए तक के ये बॉन्ड बेचे जाएंगे। ये बॉन्ड क्या है, ये बॉन्ड आप खरीद करके किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी उसको 10 दिन के अंदर क्या कर लेगी, 10 दिन के अंदर कन्वर्ट कर सकती है या अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकती है। इसकी शुरुआत 2018 में की गई थी। मेनली अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी को हमारे क्या करना है, डोनेशन देना चाहता है, तो वो लीगल तरीके से डोनेशन देने का ये व्यवस्था की गई थी, लीगल तरीके से। इलीगल तरीके को कम करने के लिए ये लीगल तरीके से व्यवस्था की गई थी। अब यहाँ पे वापस से 10 दिवसीय विंडो खोली गई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड बेचने की। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने क्या क्वेश्चन आता है, हाल में खबरों में रहा मार्क 54 एंटी सबमरीन टारपीडो, इनमें से किस देश से इंडिया जो है वो परचेज कर रहा है, रसिया है, भारत है, फ्रांस है या अमेरिका है, किस देश से जो है वो एंटी सबमरीन टारपीडो जो है वो इंडिया परचेज कर रहा है। तो मार्क 54 एंटी सबमरीन टारपीडो की बात करते हैं तो ये हमारा प्राइमरी एंटी सबमरीन वॉरफेयर है और इसकी परचेज इंडिया कर रहा है अमेरिका से। इंडिया जो है वो अमेरिका से कर रहा है एंटी सबमरीन टारपीडो। ये हमारे मार्क 54 एंटी सबमरीन टारपीडो है जो कि हमारे यूएस नेवी के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स में। इसको हमारे रैथॉन इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम के द्वारा डेवलप किया गया है। ये देखिए रैथॉन इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम के द्वारा हमारे डेवलप किया गया है। पहले इसको हम लोग लाइट वेट हाइब्रिड टारपीडो के नाम से जानते थे, लेकिन अब इसका नाम पड़ गया मार्क 54 एंटी सबमरीन टारपीडो। अगर आप इसकी लेंथ देखेंगे तो 2.7 मीटर
और अगर डायमीटर देखेंगे तो 32.3 सेंटीमीटर है। इसका टोटल वेट 275.7 किलोग्राम है, जो कि हमारे यहाँ पर, जो कि हमारे हेलीकॉप्टर में, शिप में है, और आपके वॉरफेयर जो हमारे क्राफ्ट होते हैं उनके ऊपर ये फिट हो जाएगा। और उसके बाद से किसी भी पनडुब्बी को डुबाने के लिए ये सक्षम है। मार्क 54 अमेरिका का ये टारपीडो मिसाइल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैड्रिड स्पेन के मास्टर 2023 के फाइनल में बैडमिंटन खिलाड़िया ग्रोग्रिया मारिस्का तुंजुंग, जो कि महिला एकल वर्ग में विजयी हुई, ये कौन से देश से संबंधित है? इंडोनेशिया है, फ्रांस है, अमेरिका है, या स्पेन है? ये हमारे जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं ग्रेगरिया मारिस्का तुंजुन, ये हमारे महिला एकल वर्ग में विजयी हुई हैं। ये कौन से देश की खिलाड़ी हैं? ठीक है, तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर मैड्रिड स्पेन जो मास्टर्स है, ये बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता? महिला वर्ग में इंडोनेशिया की ग्रेगिया मारिस्का तुंजुन। तो यहाँ पर आप देखेंगे मेंस का जो है केंता नसीमोटो ने जीता है, जो कि जापान के हैं। वुमेन्स का टाइटल हमारे जॉर्जिया मारिस्का तुंजुंग ने जीता है, इंडोनेशिया की है। मेंस डबल हेजी सिंह एंड जोंग हांग डोंग ने जीता है। वुमेन्स डबल ली सेंग स्यू एंड तांग जिंग ने जीता हुआ है, चाइना की हैं। और अगर हम लोग मिक्स डबल की बात करते हैं तो डेनमार्क के मैथियस एंड एलेक्जेंड्रा ने जीता हुआ है। तो इस तरीके से ये हमारे मैड्रिड स्पेन मास्टर टूर्नामेंट है, जो कि हमारे बैडमिंटन से संबंधित है, और ये इनके विनर्स की लिस्ट है जो आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। भारत ने हाल में ही किस देश के साथ अपने पहले रक्षा सहयोग समझौते के ऊपर साइन किया? क्यूबा है, रोमानिया है, नाइजर है, या पेरू है? तो आप लोगों ने जब हेडलाइंस देखी होगी तो वहां पर मैंने आपको बताया था भाई किस देश के साथ ये समझौता किया है इंडिया ने। तो इंडिया ने हमारे एक यूरोपियन देश है जिसका नाम है रोमानिया। रोमानिया जो है ये एक हमारा यूरोपियन देश है जिसकी कैपिटल है बुरापेस्ट, जिसके साथ मिलकर के हमारे ये रक्षा समझौते के ऊपर साइन किया गया है। यहाँ हमारे रोमानिया के जो डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर है सिमोना कोजोकारू, ये इंडिया में इनके विजिट हुई थी, और इंडिया में विजिट के बाद ये हमारे देश के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं गिरधर अरमाने जी के साथ, इन दोनों के बीच में बैठक हुई, सिमोना कारजोरू और गिरधर अरमाने जी। और फिर उसके बाद से रोमानिया के साथ इंडिया ने पहला डिफेंस जो एग्रीमेंट है उसको साइन किया है। तो रोमानिया आप देख पाएंगे ये किस तरीके से हमारे बिल्कुल यूरोप में है, और बिल्कुल आप देखेंगे तो ये ब्लैक सी, काला सागर जो है उसकी बाउंड्री से टच करती है। तो इसकी कैपिटल बुरापेस्ट है, और ये हमारे काफी इंपॉर्टेंट देश बन जाता है ना। और ये हमारे बोल सकते हैं कि साइन कर रहा है इंडिया के साथ, क्योंकि इनके डिफेंस मिनिस्टर सिमोना कोजारू को हमारे इंडिया में आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। और गिरधर अरमाने जी के साथ आपने इनकी फोटो देखी थी हेडलाइंस में। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस 2023 में किस दिन मनाया जा रहा है? 3 अप्रैल को, 5 अप्रैल को, 2 अप्रैल को, या 4 अप्रैल को? हमारे यहाँ पे इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस डे कब हमारा सेलिब्रेट होता है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमारे 4 अप्रैल को सेलिब्रेट होता है। 4 अप्रैल को हमारे हर साल ये इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस सेलिब्रेट होता है। और इस बार का थीम बनाया गया माइन एक्शन कैन नॉट वेट। माइन एक्शन कैन नॉट वेट, ये इस बार का थीम है। यूनाइटेड नेशन माइन एक्शन सर्विसेज ने इस थीम को चुना हुआ है, और याद रखिएगा ये हमारे हर साल 4 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। तो थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आरबीआई ने हाल में किसको अपना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर चुना है? शशिकांत दास है, नीरज निगम है, एस एम राजेश्वर है, या माइकल देवपात्रा है? तो गाइस क्या होना चाहिए सही उत्तर? ठीक है, तो आरबीआई के न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 3 अप्रैल को बनाए गए, जिनका नाम है नीरज निगम। तो नीरज निगम जो है वो हमारे 3 अप्रैल को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर बनाए गए हैं। इससे पहले ये हमारे रीजनल डायरेक्टर थे भोपाल रीजन के। भोपाल रीजन जो आरबीआई का है उसके रीजनल डायरेक्टर थे। अब ये हमारे नए ईडी की पोस्ट पर दिखाई देंगे। आरबीआई ने ये प्रेस रिलीज के जरिए यहां पर बताया। ठीक है, इनमें से किस देश ने अंग्रेजी भाषा पर प्रतिबंध लगा दिया है? स्पेन, जर्मनी, पोलैंड, या इटली? कौन सा ऐसा देश है जिसने अंग्रेजी बोलने वाले सभी जो भाषाएं हैं सभी लोगों के ऊपर बैन लगा दिया है, एक फाइन लगाया जाएगा? तो यहाँ पर अंग्रेजी बोलने के लिए हमारे जो बैन लगाने वाला देश है वो है इटली। इटली की यहाँ पे जॉर्जिया मेलोनी, यहाँ के जो इटली की हमारी पीएम साहिबा है जॉर्जिया मेलोनी, ये हमारे
जॉर्जिया मेलोनी, इन्होंने यहाँ पर पहले तो चैट जीपीटी के ऊपर यहाँ पर बैन लगाया। चैट जीपीटी के बाद अब ये बोले कि अंग्रेजी बोलने वाला अगर कोई भी व्यक्ति है उसके ऊपर 89.3 लाख का एक हैवी फाइन लगाया जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा है। आप देखेंगे इससे पहले कि यहाँ पर जॉर्जिया मेलोनी जी ने चैट जीपीटी के ऊपर भी बैन लगाया था। तो देखिए अब हमारे यहाँ पर क्या होता है, कोई इंग्लिश बोलता है तो बोला जाता है कि वो बहुत नॉलेजेबल व्यक्ति है, लेकिन यहाँ पर क्या किया जा रहा है, इंग्लिश के ऊपर ही बैन लगा दिया गया। और इंग्लिश पर बैन लगाने वाला, ये आप देख सकते हैं, इटली पहला यूरोपियन कंट्री भी बन रहा है ना, कि आप इंग्लिश बोलेंगे ही नहीं, आप इटली में बात करिए, इटालियन में बात करिए, इटालियन हमारे यहाँ की मातृभाषा, आप उसी में बात करिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल में ही चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के कितने स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है? 11, 15, 17 या 13? कितने ऐसे हमारे रीजन्स होंगे, कितने ऐसे प्लेसेस होंगे जिनका नाम बदला जा रहा है? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश और हमारे चाइना के बीच में जो लाइन है, इसको मैकमोहन लाइन बोल देते हैं। मैकमोहन लाइन के नाम से इसको जानते हैं। 1914 से ये हमारे इनेक्ट हुई थी, और यहाँ के हमारे जो 11 नाम है वो अरुणाचल प्रदेश के जो चाइना बॉर्डर पर है वो चेंज कर रहा है हमारा चाइना। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश एज इट्स रिफर जेंगजांग, यहाँ पर चाइना में इसको बोला जाता है। तो इसके साउथ रीजन जो कि चाइना तिब्बत में लगते हैं, उन सभी के 11 लोकेशन के नाम ये चेंज कर रहा है, लेकिन इंडिया ने इसमें आपत्ति जताई हुई है, इंडिया इसको नहीं मानेगा, है ना। तो 1914 से ये मैकमोहन लाइन खींची गई थी, और इसके यहाँ पे जो 11 क्षेत्र है इनके नाम बदलने की चाइना घोषणा किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी कौन सी है? एमएफ हाइड्रा है, जूलिया जाना है, मर्सी फेरी है, या स्टार फेरी है? तो वर्ल्ड का पहला लिक्विड हाइड्रोजन से चलने वाली फेरी कौन सी है? तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे एमएफ हाइड्रा, तो नॉर्वियन कंपनी नॉरलेड जो है, इसने एक हमारे फेरी बनाई जिसकी आपने फोटो भी देखी थी, ये पूरी तरीके से हाइड्रोजन से चलेगी। इसको अप्रूवल मिल गया है। अब ये हमारे टेस्टिंग के बाद हमारे क्या होने जा रही है, अब ये हाइड्रोजन से चलने वाली पहली नौका के तौर पर हमारे ये चलेगी, और काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आईएमएफ हाइड्रा की अगर हम लोग बात करेंगे तो नॉर्वेजियन कंपनी, हमने आपको बताया कि नॉरलैंड ने बनाया हुआ है। इसकी जो लेंथ है वो 82.4 मीटर है, और ये 300 पैसेंजर को एक साथ लेके जा सकती है ना। 80 व्हीकल, मतलब जो बाइक है, 80 व्हीकल्स को ये लेके जा सकती है। 200 किलोवाट फ्यूल इंजन है इसका, 440 किलोवाट के जनरेटर है, 2 यहाँ पर हमारे सॉकेट हमारे थ्रस्टर लगे हुए हैं, और ये 9 हमारे नॉट्स की स्पीड में चल सकती है। तो ये हमारी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली बोट है, जो कि हमारे एमएफ हाइड्रा के नाम से जानी जाएगी, और इसको नॉर्वे ने बनाया हुआ है। ठीक है, याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ पे ट्रेन की बात करते हैं, पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कौन सी थी? तो ये जर्मनी में चली थी, जर्मनी में पहली ट्रेन चली थी, है ना। ये जर्मनी में हमारी पहली ट्रेन चली थी। और उसके बाद से अगर हमारे इंडिया में पहली बस, फर्स्ट बस जो हमारे किससे हाइड्रोजन से चलने वाली, ये कहाँ चली थी? तो पुणे में चली थी पहली बस। और उसके बाद से अगर हम लोग बात करेंगे, पहली हमारी जो है वो हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रक कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ये अशोक लेलैंड रिलायंस के साथ मिलकर के इन ट्रक इसको बना रहा है हमारे जबलपुर में। तो पहले ट्रक हाइड्रोजन से चलने वाले कहाँ पर बनाए गए? तो ये हमारे इंडिया के जबलपुर में अशोक लेलैंड रिलायंस के साथ मिलकर के बना रहा है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर एमएफ हाइड्रा इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली बोट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि हमारा कौन से देश के साथ अब रुपए में व्यापार करने के लिए टाई अप किया है? रुपए में मतलब हमारे जो आईएनआर है, रुपीज में हमारे ट्रांजैक्शन करने के लिए कौन से देश के साथ हमने समझौता किया है? तो मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका और बांग्लादेश, ये है। आप यहाँ पर देख पाएंगे मलेशिया जिसकी कैपिटल कुआलालंपुर है, इसके साथ इंडिया जो है वो क्या कर रहा है? ये हमारे रुपए में व्यापार कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर रुपए में व्यापार कर रहा है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 के तहत हमारे जो रुपीज है उसको ग्लोबल करेंसी बनाने की घोषणा की जा रही है, और हमारा जो मलेशिया है उसके साथ ये व्यापार किया जा रहा है। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत 2023 में रुपीस के साथ व्यापार करने के लिए मलेशिया के साथ इंडिया ने टाई अप किया हुआ है, और काफी इंपॉर्टेंट जाता है। अब मलेशिया कहां पर है? तो मलेशिया देखिए इस तरीके से हमारा ये 2 आइलैंड से मिलकर के बना हुआ देश है। ठीक है, यहां पर देखेंगे तो मलेशिया में सिंगापुर अटैच है, और यहां पर देखेंगे तो ब्रूनी अटैच है। ये हमारे मलेशिया है,
जो कि साउथ चाइना सी और हमारे इंडियन ओशियन के बीच में दिखाई देगा। इसके पड़ोसी देश आप इंडोनेशिया को देख सकते हैं, सिंगापुर अटैच है, ब्रूनी अटैच है। तो इस तरीके से मलेशिया आपको दिखाई देगा। अब देखिए इंडोनेशिया और हमारे मलेशिया के बीच में, इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में जो वाटर स्टेट है इसको हम लोग स्टेट ऑफ मलका बोलते हैं। ये देखिए स्टेट ऑफ मलका है, ये मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में आपको दिखाई देगी। इसी तरीके से हमारे सुमात्रा और जावा के बीच में जो वाटर स्टेट है इसको हम लोग यहाँ पर सुंडा वाटर स्टेट बोलते हैं। सुंडा वाटर स्टेट हिंद महासागर और जावा सागर के बीच में है, और हमारे अंडमान सी और साउथ चाइना सी के बीच में हमारे मलका स्टेट है। तो आप यहाँ पर इस तरीके से भी इनको देख सकते हैं। मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर है। कुआलालंपुर जो है हमारे मलेशिया की कैपिटल है। और आपको याद रखना है बैडमिंटन, वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन का हेडक्वार्टर भी आपको कुआलालंपुर में दिखाई देगा। ठीक है, अब ये रुपीज में इंडिया के साथ व्यापार करेगा, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन स्पोर्ट्स से है। डेनियल मेदवेदेव ने हमारे मिडल मियामी टाइटल को जीता है। ये कौन से देश से संबंधित है? रसिया, जापान, इटली या स्पेन? ये कौन से देश से मेदवेदेव हमारे कौन से देश से संबंधित है डेनियल मेदवेदेव? तो अगर हम लोग डेनियल मेदवेदेव की अगर बात करते हैं तो ये हमारे रसिया के एक बहुत स्टार खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये मियामी ओपन को जीता हुआ है। तो मियामी ओपन को जीतने वाले खिलाड़ी बन गए डेनियल मेदवेदेव, जो कि रशियन खिलाड़ी है। अब ये देखिए मियामी जो मेदवेदेव है ये हमारे कहाँ पर खेला जाता है? ये हमारे फ्लोरिडा यूनाइटेड स्टेट के में खेला जाता है, मियामी गार्डन वहां पर है। ये हमारे जो 100 इवेंट होते हैं टेनिस के एटीपी के नाम से, उनमें से एक है ना। इसको 1985 में पहली बार खेला गया था। ये हार्ड रॉक स्टेडियम पर खेला जाने वाला गेम है। इसको जीता इस बार किसने? डेनियल मेदवेदेव ने इसको जीता है। याद रखिएगा इनका इस बार का जो है वो 4th टाइटल है। ये इस साल का जो है वो 4था टाइटल है जो इन्होंने यहाँ पे जीता हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अपॉइंटमेंट है। न्यू वाइस चीफ हमारे कौन बनाए गए? संजय जसजीत सिंह है, सुनील लांबा है, करमबीर सिंह है या आर हरि कुमार है? हमारे नेवी के नए प्रमुख के तौर पर किनका नाम टिक किया जाना चाहिए? तो नेवी जो कि हमारे 3 आर्मियों में से एक प्रमुख अंग है, और इसके जो नए प्रमुख बनाए गए हैं वो हैं हमारे संजय जसजीत सिंह। संजय जसजीत सिंह जो है ये हमारे वाइस एडमिरल के तौर पर चुने गए हैं। याद रखिएगा ये 2 अप्रैल को हमारे संजय जसजीत सिंह जो है ये अपने वाइस एडमिरल के पोस्ट पर चुने जाएंगे। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं हमारे नेवी का जो एस्टेब्लिशमेंट डे है वो 26 जनवरी 1950 को माना जाता है, और हमारे जो इसके प्रमुख हैं वो एडमिरल के नाम से जाने जाते हैं। तो एडमिरल के नाम से इनको जाना जाता है। ये हमारे हरि कुमार है, आर हरि कुमार है। और वाइस एडमिरल दूसरा जो पोस्ट है वाइस एडमिरल वो जसजीत सिंह, संजय जसजीत सिंह जी को मिल रहा है। ये हमारे कई सारे मेडल पहले भी जीत चुके हैं। 2009 में इनको नाव सेना मेडल मिला था, अति विशिष्ट सेवा मेडल 2020 में मिला था, और ये हमारे बोल सकते हैं 1986 में जो है ये हमारे एनडीए में सेलेक्ट हुए थे, और उसके बाद से 37 साल से ये अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो संजय जसजीत सिंह जी के लिए एक बहुत बड़ी बात है ना। आपको याद रखना है नेवी डे जो है ये 4 दिसंबर को हमारा सेलिब्रेट होता है। 4 दिसंबर को नेवी डे हम यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इसी दिन हमने कराची पोर्ट के ऊपर कब्जा किया था और पाकिस्तान को धूल चटाया था नेवी ने। तो 1971 से हम लोग ये नेवी डे सेलिब्रेट करते हैं 4 दिसंबर को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से किस देश की महिला और पुरुष दोनों टीम ने चौथा एशियाई खो खो खिताब जीत लिया है? चौथा एशियाई खो खो खिताब किसने जीता है? श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल या भारत? कौन से देश ने ये चौथा एशियाई खो खो टाइटल जीता है? तो अगर हम लोग खो खो टाइटल्स की बात करते हैं तो चौथा जो खो खो टाइटल्स है इसको भारत ने जीता है, जो कि आसाम में हो रहा था। दोनों भारत ने जीते। तो आसाम में ये चौथा एशियन खो खो चैंपियनशिप हमारे तमुलपुर में हो रहा था, जो कि बोडोलैंड टेरेस्ट्रियल रीजन में आता है, नॉर्थ सेंट्रल आसाम के बक्सा डिस्ट्रिक्ट में। नॉर्थ सेंट्रल आसाम के बक्सा डिस्ट्रिक्ट में ये हमारा पड़ता है, जहां पर हमारे मेल टीम ने श्रीलंका को हरा करके और हमारे जीता हुआ है बोल सकते हैं। ठीक है, तो इंडिया की टीम मेल और फीमेल दोनों टीमों ने ये जीता। देखिए इंडिया की वुमेन टीम ने बांग्लादेश को हरा करके, और मेल टीम ने जो है वो श्रीलंका को हरा करके जीता हुआ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो इंडिया ने दोनों खो खो टूर्नामेंट जीते हैं। तो दोस्तों इस पूरे क्लास की पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे इस वाले टेलीग्राम ग्रुप पर। किन्हीं कारणों की वजह से सुबह 6 बजे टेक्निकल एरर की वजह से आज 6 बजे क्लास नहीं हो पा रही है, लेकिन अब आपकी क्लास 6 बजे होगी, टेक्निकल एरर दूर हो जाएगी। तो 6 AM पर ये क्लास होगी आपकी डेली। जुड़ जाइए और आपको यहाँ पर इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद।